हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस फाइनेंस का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में, सोर्सेज के बारे में कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं और उनसे किस टाइप से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो, कैसे आप पैसे ले सकते हो, अपने लिए कैपिटल अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए हैं अब तक लास्ट सोर्सेज, उनमें हमने डिस्कस किया है रिटेन्ड अर्निंग के बारे में और ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 पॉइंट पर कॉमर्शियल पेपर के बारे में। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के पास जो सेविंग्स होती हैं, उन सेविंग्स को हम बैंकों को देते हैं, उनके पास डिपॉजिट कराते हैं और फिर बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स को क्या कर देते हैं, दूसरे लोगों को लोन के फॉर्म में दे देते हैं कि उनको लोन चाहिए। भाई हर बैंक का अपना पर्सनल नोट थोड़ी है। तो यहाँ पर जो लोन बैंक बांट रहे हैं वो सब किसका पैसा है? वो पब्लिक का ही है, जो पब्लिक ने अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सेविंग्स बचती हैं, ऐसी ही सेविंग्स कंपनीज के पास भी होती हैं। किसके पास होती है? कंपनीज के पास। कंपनी क्या करती है, अपने सारे के सारे प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करती, बल्कि कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने रिजर्व्स में रख लेती है। ठीक है, तो जो रिजर्व्स में पैसा रखा है वो आपका कैसा फंड है? एडिशनल फंड है, एडिशनल फंड। और इस एडिशनल फंड को अगर मान लो कंपनी इस टाइम पे यूज़ नहीं कर रही है तो वो उस फंड को एज ए लोन किसी दूसरी कंपनी को दे देती है। ठीक है, और उसके बदले में जो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, जो आपको एक प्रतिभूति प्राप्त होगी, वो आपको मिलेगी क्या? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर अपने आप में एक केवल और केवल डॉक्यूमेंट है। इसके थ्रू एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से उसके एडिशनल फंड को एज ए लोन ले लेती है। भाई जैसे मान लो आज आपने एक चेक इशू किया बैंक के नाम, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, पैसे किसी को पेमेंट करने हैं, और उस पर आपने लिख दिया 50,000 रुपये, तो मैं मानता हूँ कि वो 50,000 रुपये का एक नोट हो गया, यानी कि उस चेक की वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 50,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, सेम यहाँ पे है। जो सीपी जो होता है उसका मूल्य होता है 5 लाख रुपए। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर की वैल्यू कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। यानी कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से उसके एडिशनल फंड को लोन के फॉर्म में लेती है तो वो कम से कम कितने लेगी? 5 लाख रुपए लेगी। ठीक है, और ये 5 लाख रुपए जब इसको मिलेंगे, सपोज दैट ए ने पेपर इशू किया और बी से उसके फंड ले लिए, तो ये जो बी कंपनी है ये हो गई फंड प्रोवाइडर। इसको मैं लेंडर बोल रहा हूँ, लेंडर। ठीक है, इसने पैसे दिए, इसने लोन दिया, किसको दिया? ए कंपनी को। तो ए कंपनी इसको प्रॉमिस करेगी कि भाई आपका पैसा मैं इतने टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर दूंगी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 90 डेज से लेकर 364 डेज तक, यानी कि हम ये कह लें 1 साल तक होता है, टू 1 ईयर। 1 साल तक आपका क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है, यानी कि इसको भी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स के अंदर ही क्या रखते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर जो ए कंपनी है वो बी कंपनी से फंड ले लेगी और ए कंपनी बी कंपनी को क्या दे देगी? एक कॉमर्शियल पेपर दे देगी। इनके बीच में क्या हुआ है? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें पैसा बी कंपनी ने ए कंपनी को दिया, जो कि बी कंपनी की सेविंग्स थी। ये पैसा हम बैंक के पास भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ए कंपनी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रही है तो आपने अपने एडिशनल फंड को ए कंपनी को दे दिया है। ठीक है, अब ऐसा करने से यहाँ पर आपके पास प्रूफ क्या रहेगा कि आपने पैसे दिए? तो उस पैसे के प्रूफ में आप क्या रख रहे हैं? कॉमर्शियल पेपर रख रहे हैं। इस कॉमर्शियल पेपर को जब बी कंपनी ले लेगी तो ऐसा माना जाएगा कि इस पेपर की वैल्यू 1 साल तक के टाइम पीरियड के लिए कितनी है? 5 लाख रुपए है। अगर मान लो बी किसी तीसरी कंपनी सी से कोई ट्रांजैक्शन करती है, सपोज दैट ये एक सप्लायर कंपनी है और सप्लायर कंपनी होने से सी ने क्या किया? बी कंपनी को 5 लाख रुपए का माल दे दिया। कैसा दे दिया? उधार। ठीक है,
अब बी कंपनी ने ए कंपनी को पैसे दे रखे हैं, लेकिन बी कंपनी के पास इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसका क्या है, कॉमर्शियल पेपर है। तो कंपनी क्या कर रही है, बी, इस सी कंपनी को पेमेंट करने की बजाय उस कॉमर्शियल पेपर को क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, उसका बेचान कर देगी। और ऐसा बेचान करने से अब इस कॉमर्शियल पेपर का होल्डर कौन हो गया, सी कंपनी। तो जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जब ये सीपी मैच्योर हो जाएगा, तो ए कंपनी बी कंपनी की बजाय पेमेंट किसको करेगी, सी कंपनी को। इसीलिए कॉमर्शियल पेपर को फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट माना जाता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल क्यों है, क्योंकि इसको हम पेमेंट के फॉर्म में किसी दूसरे, तीसरे या किसी अन्य पार्टी को कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक का इसकी मैच्योरिटी डेट पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी तरीका है। चूँकि ये 1 साल के लिए ही होता है, इसलिए इसका जो ट्रांसफ़र है, इसका जो इशू है, वो होता है मनी मार्केट के अंदर। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मार्केट 2 फॉर्म में होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और जो आपका कैपिटल मार्केट होता है उसमें आते हैं आपके शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह, जिनमें लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया 90 डेज टू 1 ईयर, तो ये किस में आएगा, मनी मार्केट में आएगा। और इसके ऊपर जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, वो कौन करेगा, जो रेगुलेशन और कंट्रोल है वो करेगा आरबीआई। ठीक है, तो इस तरह से कॉमर्शियल पेपर के थ्रू भी आप फंड रेज कर सकते हैं दूसरी कंपनी से, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम मेरिट्स की बात करें कि इसकी मेरिट्स क्या होंगी, तो मेरिट्स में नंबर फर्स्ट पहले अपन बात करेंगे, तो इससे जो आपका एडिशनल फंड होगा वो मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं, लेंडर कंपनी कैन इन्वेस्ट हिज एडिशनल फंड। अगर मान लो ये सोर्स होता ही नहीं, तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करते। तो यहाँ पर जो लेंडर कंपनी है, जो पैसा दे रही है, वो अपने पैसे को इंटरेस्ट पर दे सकती है, और उस पैसे का अभी कोई यूज़ भी नहीं है, तो इससे आपका एक इजी क्या हो जाएगा, अर्निंग सोर्स हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। ठीक है, नंबर सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ कन्वीनियंट टू रेज कंपैरेटिवली बैंक लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में कॉमर्शियल पेपर इशू करना और उसको फंड रेज करना कैसा होता है, कन्वीनियंट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो कैसी हैं, ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी हैं, कम है। ठीक है, तो ऐसा करने से जो आपका बैंक लोन है उसके कंपैरिजन में कैसा पड़ रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर थर्ड पर, फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर मान लो आपके पास पेमेंट नहीं है और आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, तो जिस कंपनी को आपने फ़ंड दिया है उससे आपको कॉमर्शियल पेपर मिला ही होगा, तो आप उस कॉमर्शियल पेपर को पेमेंट फॉर्म में किसी थर्ड पार्टी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे आपका जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है ये डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा नंबर 4 पे डिस्कस करें अगर हम, तो नो चार्ज ऑन एनी असेट। देखो क्या होता है, जब कोई कंपनी लोन लेती है इस तरीके के अंदर, इस मेथड के अंदर, तो उसको अपनी कोई भी कोलेटरल असेट नहीं रखनी पड़ती यहाँ पर। तो बात ये है कि यहाँ पे अपन को कोलेटरल नहीं रखनी पड़ रही, जबकि बैंक लोन में ऐसा होता है। तो कंपैरेटिवली ये कैसा हो गया आपके लिए, ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी, तो डीमेरिट्स में हम डिस्कस करेंगे। डीमेरिट्स में नंबर फर्स्ट कि जो न्यू कंपनीज़ हैं, दिस सोर्स इज़ लेस कन्वीनियंट फॉर न्यू कंपनीज़। भाई नई कंपनीज़ जो होती हैं उन पर जल्दी से कोई बिलीव नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कॉमर्शियल पेपर जारी भी करती हैं, इशू भी करती हैं, तो उनको दूसरी कंपनी
अपने फंड्स को एज ए लोन नहीं देंगी क्योंकि वो नई कंपनीज़ हैं। केवल पॉपुलर जो फेमस कंपनीज़ होती हैं उन्हीं को अपने कॉमर्शियल पेपर के बदले दूसरी कंपनियों से क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर, इट हैज़ फिक्स टाइम पीरियड फॉर मैच्योरिटी। देखो आपको फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं करने से आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो गड़बड़ होती है और ऐसी कंडीशन में आपका जो दूसरे लोन्स वगैरह हैं, जो मार्केट इमेज है वो भी अभी क्या होती है, ख़राब होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड थी। आज आपको समझ में आया होगा इस बारे में। नेक्स्ट फाइनेंस सोर्स के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।